हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं एक बंसवाड़ लेके आया हूँ। ये बंसवाड़ है कक्षा 10 की जो साइंस है उसका जो पहला चैप्टर है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया एवं उनकी समीकरण। तो इस चैप्टर का आज बंसवाड़ करने वाला हूँ। इस बंसवाड़ में हम जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक हैं वो सब इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, पढ़ने वाले हैं। फिर रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। रासायनिक समीकरण क्या होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को पहचाने कैसे, कि कैसे पहचाने की रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, फिर कौन सी अभिक्रिया भौतिक अभिक्रिया है। उसके बाद हम देखेंगे संतुलित और असंतुलित जो रासायनिक समीकरण होती है वो हम पढ़ने वाले हैं, और किस प्रकार संतुलित करते हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे जो क्रिया प्रकार होते हैं, 5 प्रकार की होती है: संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। और फिर एक होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, और उसमें ही आती है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, इस शॉर्ट में। और उसमें पढ़ेंगे उसमें 6 अभिक्रिया कौन सी होती है और उसमें 100 अभिक्रिया कौन सी होती है, वो भी इसी बंसवाड़ में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, रेडॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका जो सबसे लास्ट टाइम पढ़ेंगे विघटन ग्रंथ और संक्षारण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये सब हम इस बंसवाड़ में कवर करने वाले हैं। ये बंसवाड़ बहुत ही कम समय का होगा आपका। इतने में आपका पूरा जितना पहले चैप्टर का जितना सिलेबस है वो सब मैं करा दूंगा। तो इसी बंसवाड़ के साथ हम शुरू करते हैं। आज का पहले वन शॉट है ये। उसके बाद आपको डेली डेली वन शॉट मिलने वाले हैं जब तक आपके एग्जाम नहीं होने वाले हैं। आपको पता होगा आपके एग्जाम 18 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। जो अभी चल रहा है, अभी 2026 के जो एग्जाम चल रहे हैं, 2026 के जो एग्जाम आने वाले हैं वो 18 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसमें ये जो अगर आप देख के जाते हैं ये वाला बंसौर, तो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो हम शुरू करते हैं आज की क्या है। देखें, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले चैप्टर का नाम दिया हुआ है इसमें। चैप्टर का नाम दिया उसमें कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया एवं उसकी समीकरण। ठीक है। तो हम सबसे पहले जाने रासायनिक समीकरण होती रासायनिक अभिक्रिया कहते कैसे हैं। जहां पर हम रसायनों का यूज करते हैं, जिन अभिक्रियाओं में हम रसायनों का यूज करते हैं, जैसे मान लो अगर हम कोई अभिक्रिया कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं H2O2। यहाँ पे हम मान तो H2O2 लिख रहे हैं, H2O2 लिख रहे हैं यहाँ पे। तो क्या दो रसायन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे इसमें ये हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो इसका बनता है H2 बनता है। ठीक है। इस प्रकार से हम जो भी बनाते हैं, जो भी जहां पर हम रसायनों का यूज करके अभिक्रिया करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया वो कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सी कार्बन की और हाइड्रोजन की, कार्बन हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो अगर हम मेथेन गैस बनाते हैं तो यहाँ पे बनेगा CH4 बनेगा। ठीक है। CH4 बनेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। इसका जहां पर हम रसायन का यूज करके अभिक्रिया करते हैं वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। और फिर बात करते हैं समीकरण क्या होता है। समीकरण का मतलब क्या होता है, जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं को जो उत्पाद होते हैं और अभिकारक होते हैं, इस साइड होते हैं, ये होते हैं उत्पाद। जो इस साइड होते हैं इन्हें कहते हैं उत्पाद, सॉरी, ये होते हैं अभिकारक, ये होते हैं अभिकारक। इस साइड क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, और इस साइड जो होते हैं इन्हें कहते हैं उत्पाद। जो बाद में बनता है वो प्रोडक्ट बनता है। तो हम ये रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया होती है, इनमें जो अभिकारक और उत्पाद के लिए सूत्रों की सहायता से लिखते हैं। जैसे हमने इन सूत्रों की सहायता से लिखा है, तो इन्हें क्या कहते हैं, हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक। तो हम अब देखते हैं इसमें क्या दे रखा है आगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको बताया था, जब एक से अधिक कोई पदार्थ है और वो अगर अभिक्रिया करते हैं, परस्पर अभिक्रिया करते हैं, तो उनके जो गुण होते हैं, उनके गुण होते हैं वो बदल जाते हैं, बदलने वाला कोई उत्पाद बनता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो वही इसमें दे रखा है। यहाँ पे हम देखते हैं इसमें डेफिनेशन क्या दे रखी है। इसमें डेफिनेशन दे रखी है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, करके अपने रासायनिक गुणों में करते हैं बदलाव, नए नए बदलाव करने से रासायनिक गुणों में बदलाव करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे हम उदाहरण की बात करते हैं, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो मैं अभी आपको मैंने पीछे भी आपको एग्जाम्पल लिखाए थे, वो भी क्या है, इसके उदाहरण हो सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हम लेते हैं H2+O2, यहाँ पे हम हाइड्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो जब इनकी अभिक्रिया होगी, आपस में अभिक्रिया करेंगे, तो क्या है, जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे बनेगा H2O। अब इसके लिए हम संतुलित करेंगे कैसे, संतुलित का मतलब आप जानते होंगे। इधर अगर जितनी इधर परमाणु हो साइड, उत्पाद की परमाणु होनी चाहिए, तो उसे कहते हैं संतुलित करना। यहाँ पे अब ये संतुलित हो जाएगी, देखो अब ये संतुलित हो गई। ठीक है। अगर अब दूसरे कोई और एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो और एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं C+O2, ये कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इन दोनों की अभिक्रिया करते हैं,
तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ पे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे इसमें दे रखा है कि अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद के बारे में दे रखा है। आपको पता होगा जो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें शुरुआत में भाग लेते हैं, यानी जो ऐसे अभिक्रिया इस प्रकार की अभिक्रिया होती है, इस साइड भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। और जो बनने जो अभिकारक होते हैं वो अभिक्रिया करने के बाद में जब जो जो उत्पाद बनता है, जो भी पदार्थ बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उत्पाद। तो वही इसमें डेफिनेशन हम लिखने वाले हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में हम बात करते हैं, जैसे बात करते हैं अभिकारक के बारे में। तो अभिकारक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभिक में जो जो प्रारंभ में जो पदार्थ होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभ में जो पदार्थ भाग लेते हैं, प्रारंभ में भाग लेने वाले, भाग भाग लेने वाले पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, पदार्थ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं, वो अभिकारक कहलाते हैं, वो अभिकारक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हम दोबारा समझते हैं कैसे। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें प्रारंभ में जो प्रारंभ में पदार्थ भाग लेते हैं, जो प्रारंभ में भाग लेते हैं पदार्थ, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अभिकारक। और जो अभिकारक होते हैं, अभिकारकों के बाद अभिक्रिया करने के बाद जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं। और जो अभिकारकों के बाद, अब इसमें उत्पाद में कैसे लिखेंगे, उत्पाद में क्या होता है, जो उत्पाद होते हैं ये क्या करते हैं, जो अभिकारक जो आपस में अभिक्रिया करते हैं उसके बाद उत्पाद बनता है। तो यहाँ पे लिखिए अभिकारकों के अभिकारकों के अभिकारकों के क्रिया करने के बाद, क्रिया करने के पश्चात या बाद अभिकारकों के क्रिया करने के बाद, क्रिया करने के क्रिया करने के बाद बनने वाले पदार्थ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं उत्पाद। उन्हें क्या कहते हैं, बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। बस, तो ये क्या थे, ये डेफिनेशन, इन दोनों चीज इनकी क्या थी, डेफिनेशन थी। ऊपर नीचे क्यों नहीं हुआ है? चलो इसका एग्जांपल भी बताता हूँ। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो एक नया पेज लेते हैं, यहाँ पे अगर बात करते हैं इसे, यहाँ पे हम देखते हैं कोई पदार्थ ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं Na। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर Na+Cl की, ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं Na+Cl2 की। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं Na+Cl2 की बात करते हैं, ये क्या सोडियम है, क्या क्लोरीन है। जब जो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, तो बनाएंगे NaCl। क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे। यहाँ पे आप देखते हैं, इन्हें हम दोनों को संतुलित करेंगे तो क्या करेंगे, इधर Cl1 है, इधर कितनी है, Cl2 है। तो इन्हें संतुलित करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करना पड़ेगा। फिर इधर भी Na में क्या 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको दिखता होगा जो इस साइड जो पदार्थ है, इस साइड जो है, इस साइड जो पदार्थ है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं अभिकारक। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं अभिकारक। इन्हें कहते हैं अभिकारक। और इसका मैंने भी आपको बताया था, यानी रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद, अभिकारकों के क्रिया करने के पश्चात जो पदार्थ बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं उत्पाद कहते हैं। तो इधर क्या जो NaCl बना, ये क्या बना, ये बना उत्पाद। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक, तो ये होता है, सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि अगर से शुरुआत में भाग लेते हैं
प्रारंभिक भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक, और जो बाद में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं उत्पाद। इसके बाद हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण क्या क्या है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया है इसके उदाहरण क्या है, आपको पता होगा हमारे जो दैनिक जीवन है इसमें बहुत सारे उदाहरण हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हम बात करते हैं लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना ये भी एक क्या रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण होता है। अगर हम बात करें भोजन का पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है, हमारे पेट के अंदर जब भोजन जाता है तो टूटता है, टुकड़ों में जाता है, जैसे ग्लूकोज वगैरह में टूटता है ना जो भोजन होता है। तो यहाँ पे जो भोजन का पाचन होता है वो क्या एक रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण होता है, ठीक है। अगर बात करें जैसे सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो अंदर जाती है हमारी हीमोग्लोबिन मिलती है जाकर के, दोस्तों क्या होता है, तो ये होता है कि जब हम सांस लेते हैं इसमें ऑक्सीजन होती है, हीमोग्लोबिन मिलती है जाके, तो ये सब क्या होता है, ये क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब बात करते हैं दही का जमना। आपने देखा होगा जो दही होती है गाँव में, जो मट्ठा बनता है, दही बनता है, तो उसमें हम कुछ बैक्टीरिया डालते हैं जामन के रूप में, जो जामन होता है, कोई जैसे कोई बर्तन होता है उसमें, उसमें क्या होता है, उसमें मिल्क होता है तो उसमें हम जामन डालते हैं, जामन डालते हैं, जामन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उसमें क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होती है, वो बैक्टीरिया से रिएक्शन करते हैं, उसके बाद क्या होता है दही बन जाता है, दूध से दही बन जाता है। तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया के कैसे उदाहरण थे। इसके बाद बात करते हैं हम आगे, आगे दे रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया हम इसको पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे पहचानने के लिए, हम सबसे पहले देखेंगे उसमें बदलाव, तो उसमें होती है, उसमें बदलाव होता है कहीं कहीं पे। तो इससे क्या होता है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने होली होती है, होली पे आपने देखा घरों को पेंट वेंट होता है, तो गाँव को अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि गाँव में क्या करते हैं कि जैसे कोई बर्तन होता है उसमें हम चूना डालते हैं, चूना डालते हैं, जो व्हाइट व्हाइट का चूना होता है उसमें हम पानी डालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसे हीट निकलने लगती है, क्या हीट निकलती है, तो वही क्या होता है उसमें उसमें बदलाव होने लगता है, पहले ठंडा होता है फिर उसमें अगर पानी डालते हैं तो उसमें रिएक्शन होती है, रिएक्शन होने के बाद उससे क्या ऊष्मा निकलने लगती है, तो उससे क्या होता है वहां पे ऊष्मा का बदलाव हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है जैसे ऊष्मा में बदलाव, ये जब रिएक्शन करने के बाद में क्या होता है, अभिक्रिया करने के बाद में हम लिख सकते हैं, अभिक्रिया करने के बाद में अभिक्रिया, अभिकारकों, अभिकारकों के क्रिया करने पर, क्रिया करने पर जब ऊष्मा निकले, क्या निकले, ऊष्मा निकले, हीट निकलती है, हीट निकले, ऊष्मा निकले, ऊष्मा निकले, निकले, तो इससे क्या होता है, तो इससे पता चलता है, क्या वजह इससे पता चलता है कि इससे पता चलता है, पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में उसमें बदलाव हुआ है, क्या हुआ, उसमें बदलाव हुआ है, उसमें बदलाव हुआ है, ठीक है। इससे क्या होता है उसमें बदलाव इससे मालूम पड़ जाता है, ठीक है। और इसको बात करते हैं अगला, क्या आगे किस, आगे हम पता है अवस्था, अवस्था में बदलाव, अवस्था में बदलाव कैसे होता है, जैसे आपको पता होगा कि अगर हम कोई भी जैसे अवस्था कितनी होती है, वैसे बेसिक तीन तरीके की होती है, वैसे पांच तरीके की अवस्था होती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, और एक होती है प्लाज्मा, होती है आइंस्टीन। हमें यहाँ पे देख सकते हैं अवस्था में पता होगा, एक तो ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। अगर हम बात करें कि अवस्था में बदलाव कैसे होता है, रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में बदलाव कैसे होता है, तो आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन होता है ये क्या होता है H2 और O2, ये क्या होती है, गैस होती है दोनों, ये क्या होती है, ये दोनों गैस होती है, H2 भी गैस है, O2 भी गैस है। जब ये दोनों रिएक्शन करती है, जब ये रिएक्शन करती है, अभी ये क्या है, अभी ये गैस के रूप में, अभी क्या है ये, अभी गैस के रूप में है, ठीक है। और जब ये रिएक्शन करती है इसका H2 बनता है, क्या बनता है, H2 बनता है। अब ये क्या होगी, अब ये लिक्विड के रूप में हुई, यानी ये क्या बन गया, ये द्रव बन गया। यहाँ पर क्या था, ये यहाँ पर ये गैस थी, यहाँ पर ये क्या थे, गैस थे। अब इनके रिएक्शन करने के बाद ये क्या हुआ, अब ये द्रव में चेंज हो गया, ठीक है, ये लिक्विड में चेंज हो गया। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये गैस अवस्था से द्रव अवस्था में गया है। तो यहाँ पे क्या है कि अवस्था, इसमें क्या होता है कि मतलब अवस्था चेंज हो जाती है, रासायनिक क्रिया में क्या होता है, रासायनिक क्रिया में जो रासायनिक क्रिया में क्या होता है कि अवस्था चेंज हो जाती है। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन, जब H2 व O2 गैस, O2 गैस आपस में क्या करती हैं, आपस आपस में जब O2 और जब H2 और O2 गैस आपस में क्या करती है, रिएक्शन करती है, क्या करती है, रिएक्शन करती हैं, रिएक्शन करती हैं, करती हैं, तो क्या बनता है, तो H2 द्रव बनता है, क्या बनता है, H2O द्रव बनता है, लिक्विड बनता है, ठीक है, द्रव बनता है,
बनता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें क्या अवस्था बदलाव भी होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि रासायनिक अभिक्रिया है इनसे क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था बदलाव भी होता है। और इसका हम देखते हैं आगे कौन सा कैसे पहचानेंगे। आगे क्या रखा है? बढ़दान स्तर। क्योंकि हो गया उसमें मक्खी तू भी चला रही मित्र। देखो अब हम आगे बात करते हैं। हाँ इसमें क्वेश्चन ये दे रखा है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है कि जो मैग्नीशियम की रिबन होती है, मैग्नीशियम की रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है? जो मैग्नीशियम की रिबन होती है इसको जलाने से पहले से मैग्नीशियम की रिबन को साफ क्यों किया जाता है? रेगमाल से साफ क्यों करते हैं? ये पूछा गया क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आपको पता होगा जो मैग्नीशियम रिबन होती है उस पे अगर हम खुली अवस्था में छोड़ दें, तो अगर मान लो कि ये मैग्नीशियम की रिबन है, ये कोई मैग्नीशियम की रिबन है, ठीक है। अगर इसे खुली अवस्था में हम छोड़ देंगे ना, तो इस पे व्हाइट व्हाइट कलर का क्या होता है? व्हाइट व्हाइट कलर का इस पे कुछ लग जाता है, ठीक है। इस पे व्हाइट व्हाइट कलर का क्या होता है? ये रिएक्शन कर लेती है उसके साथ और व्हाइट व्हाइट कलर का क्या अपने ऊपर एक पदार्थ सा बना लेती है, ठीक है। तो इसे अगर हम आगे लगाएंगे, अगर इसमें क्या लगा, इसे मान लो कि व्हाइट व्हाइट लगा, इसमें अगर हम आग लगाएंगे तो ये जलेगी नहीं। इसीलिए हम इसे जलाने के लिए क्या करते हैं? जलाने के लिए इसे पहले साफ करते हैं। इसलिए हम पहले क्या करते हैं? इसे साफ करते हैं। यही इसमें दे रखा है। मैग्नीशियम खुली अवस्था में ऑक्सीजन के साथ क्या करती है? क्रिया करके इसके ऊपर एक ऑक्साइड की जाके परत चढ़ जाती है, ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। इसी परत को हटाने के लिए रेगमाल का यूज किया जाता है। इसी परत को हटाने के लिए रेगमाल का यूज किया जाता है ताकि इसको आसानी से जलाया जा सके। अगर मैग्नीशियम के ऊपर से अगर ऑक्साइड की परत नहीं हटाएंगे तो कभी भी मैग्नीशियम जलेगा नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं? इसकी मैग्नीशियम के ऊपर से ऑक्साइड की परत के लिए हटाते हैं रेगमाल की सहायता से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगले क्या देखा, आगे हम देखा रंग में बदलाव। आपने पढ़ा होगा रंग में बदलाव कैसे होता है, रासायनिक अभिक्रिया में रंग में बदलाव कैसे होता है। तो आपको पता होगा जो कॉपर का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम क्या करें, कॉपर सल्फेट में विलयन कैसा होता है? कॉपर सल्फेट में विलयन होता है नीला कलर का होता है। ये कैसा होता है? ये होता है नीले कलर का होता है, ठीक है। अगर इसमें आयरन के कुछ छड़ डाल दें, अगर आयरन के, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये कैसा है? ये इसमें नीले कलर का विलयन है, ठीक है। अगर इसमें ये आयरन की छड़ को डाल दें, ये आयरन की छड़ दे रखी है यहाँ पे, ये आपको दिख रही है, ये क्या है? ये आयरन की छड़ पड़ी है, नहीं, कील पड़ी हुई है आयरन की। अगर इसमें हम डाल देते हैं तो क्या, एक समय ये रिएक्शन करने के बाद में ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, ये इसके साथ जो होता है, ये रिबन होती है, ये कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ में जो कीले होती है, क्या होती है? ये आयरन की कील होती है, आयरन की रॉड हो या फिर कील हो, ये इसके साथ क्या रिएक्शन कर लेती है। उसके बाद के साथ ग्रीन कलर का क्या होता है? ग्रीन कलर का जो विलेन होता है, सॉल्यूशन ग्रीन कलर का बन जाता है। क्योंकि जो आयरन होता है, जो Fe होता है, ये कॉपर से क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। तो इसके लिए कॉपर के लिए विस्थापित कर देता है और फिर क्या होता है? FeSO4 बना लेता है। फिर FeSO4 बना लेता है, यानी कि क्या होता है? ये होता है आयरन आयरन सल्फेट बना लेता है। आयरन सल्फेट कैसा होता है? ये होता है ग्रीन कलर का। आयरन सल्फेट कैसा होता है? ये होता है ग्रीन कलर का। ये होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो यहीं पे क्या होता है? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है। इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ है? जो नीले कलर का जो पदार्थ था, जो कॉपर सल्फेट का विलेन था, वो क्या हुआ है? आयरन से अभिक्रिया करने के बाद में आयरन सल्फेट बन गया, और आयरन सल्फेट कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभिक्रिया करने के बाद अभिक्रिया में क्या रंग में बदलाव भी होता है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। अब बात करते हैं गैस का निकलना। ये गैस का निकलना हम कैसे पहचाने कि जब कोई अभिक्रिया हो रही है तो वहां पे गैस निकलती है, तो हम कैसे पहचाने कि यहाँ पे ये अभिक्रिया ये सही है, ठीक है। तो कैसे बनाए यहाँ पर आसानी, ओके जैसे बात करते हैं यहाँ पे Zn की, Zn प्लस यहाँ अपग्रेड कराते हैं H2SO4 की। ये Zn है, जिंक है, ये क्या है? ये है हाइड्रोजन सल्फेट, ये क्या है? H2SO4 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जिंक है, ये जिंक जो है, जिंक Zn है, ये H2 के लिए क्या करेगा? विस्तारित कर देगा। यानी अब ये क्या बनाएगा? फिर H2 के लिए विस्तारित करने के बाद क्या बनाएगा? यहाँ पे बनेगा ZnSO4। क्या बनाएगा? ZnSO4। यहाँ पर ZnSO4 बनाएगा और फिर बाद में ये हाइड्रोजन होता है, ये क्या होती है? गैस होती है। ये क्या होती है? ये यहाँ से निकल जाती है। हाइड्रोजन गैस जो होती है क्या करती है? ये निकल जाती है। जब Zn की क्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं, इसमें हम लिखेंगे कि गैस का निकलना हम कैसे पहचानेंगे, गैस के निकलने से कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम क्या करेंगे? जब Zn की नहीं, जिंक की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं तो ZnSO4 बनता है, यानी जिंक सल्फेट बनता है। और क्या हाइड्रोजन गैस होती है वो ऊपर उड़ जाती है, ये गैस होती है। ये क्या है? ये गैस है। ये हाइड्रोजन क्या है? ये गैस है, और ये ऊपर उड़ जाती है, ठीक है। ये वायुमंडल उड़ जाती है, तो यहाँ से क्या और निकल रहा है? यानी गैस का निकलना। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें गैस का निकलना भी होता है। अब बात करते हैं हम रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसमें उत्पाद होते हैं और एक साथ अपकारक होते हैं। प्रारंभ में जो भाग लेता है उसे कहते हैं अपकारक, और जो बाद में भाग लेता है, जो बाद में बनता है, उसे कहते हैं उत्पाद कहते हैं।
अब उनके लिए सूत्रों की सहायता से लिखने के लिए, जैसे मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हमने यहाँ पे हम लिखते हैं H2 लिखते हैं और फिर लिखते हैं यहाँ पे O2 लिखते हैं। अब यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हम करा रहे हैं ना करा रहे हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं और कैसे इनके सूत्रों की सहायता से लिख रहे हैं। जब इन्हें सूत्रों की सहायता से लिख रहे हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। ये इसमें लिखा हुआ है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों और उनकी अभिक्रिया के पश्चात बने उत्पादों को रासायनिक सूत्रों की सहायता से प्राप्त समीकरण को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि यही डेफिनेशन लिखिए, या तो आप ये डेफिनेशन याद कर लो या फिर ऐसे याद कर लो कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद और अभिकारक भाग लेते हैं, तो उनको अगर हम सूत्रों की सहायता से दर्शाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके उदाहरण की बात करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं H2SO4 लिख सकते हैं, H2SO4 लिख सकते हैं। इसके बाद और बहुत सारे उदाहरण, CO2 लिख सकते हैं, ये भी यहाँ पर एक उदाहरण हो जाएगा। कई प्रकार के उदाहरण हम किसी प्रकार से उदाहरण एक भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसका कि रासायनिक समीकरण, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में क्या रखा है, इसके बाद में रखा है कि रासायनिक समीकरण में संतुलित और असंतुलित की बारी है। अब रासायनिक समीकरण होती है, रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है, एक तो होती है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरी को होती है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित क्या होता है, संतुलित आपको पता होगा, जब संतुलित का मतलब क्या होता है, जब दोनों साइड बराबर हो, इस साइड बराबर हो इस साइड बराबर हो। कोई से आपने तराजू देखा हो, तराजू में क्या होता है, वो संतुलित तब होता है जब दोनों साइड भार क्या हो तो बराबर होता है। तो वही यहाँ पे हम देखने वाले हैं, संतुलित में क्या मतलब क्या होता है, असंतुलित मतलब, संतुलित मतलब जो अभिकारक होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक क्रिया करने वाले उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। अभिकारक होते हैं, क्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। अगर जितने अभिकारक की साइड परमाणु है, जितने परमाणु किधर है, जितने परमाणु इधर है, जितने परमाणु इस साइड है अभिकारक की साइड है, और उतने ही परमाणु इस उत्पाद की साइड है, यानी सेम परमाणु है, सेम परमाणु है, यानी सेम संख्या में परमाणु है, तो वो कहलाती है संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर सेम नहीं है, जैसे अगर मान लो इस साइड जो इस साइड है दो, इस साइड क्या है, इस साइड है तीन, इस साइड दो परमाणु, इस साइड तीन परमाणु, तो क्या बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये होगी असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये हम पढ़ने वाले हैं, आगे देखते हैं। बात करते हैं सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण की। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण की, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, जब दोनों साइड यानी उत्पाद की साइड और अपकारक की साइड दोनों साइड अगर परमाणु संख्या समान है तो वो क्या होती है, वो कहलाती है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो वही इसमें लिखने वाले हैं, जब जब अभिक्रिया में जब अभिक्रिया में अभिकारक अभिकारक व उत्पाद अभिकारक व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, क्या परमाणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या क्या हो, सेम का मतलब समान हो, क्या हो, समान हो, तो क्या कहलाता है, तो वहां पर क्या, कौन सी समीकरण होती है, वो होती है संतुलित रासायनिक समीकरण। हो तो संतुलित संतुलित रासायनिक संतुलित रासायनिक संतुलित समीकरण कहलाती है, क्या कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है, ठीक है। तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है या होती है। ऐसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे सकते हैं। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में सबसे सरल एग्जाम्पल क्या है, इधर है सी, इधर है O2, यानी यहाँ पे उदाहरण लिख देते हैं इस प्रकार के उदाहरण। अगर हम उदाहरण की बात करें, यहाँ सी कार्बन और कार्बन और ऑक्सीजन जब क्रिया करते हैं तो यहाँ पे CO2 बनता है, यहाँ क्या बनता है, CO2 बनता है। यहाँ पे देखते हैं कार्बन की एक संख्या है, कार्बन की संख्या है, ऑक्सीजन दो परमाणु, तो ऑक्सीजन के भी दो परमाणु, तो यहाँ पे एक होगी संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। अगर ऐसे हम बात करते हैं, अब असंतुलित की बात करते हैं, असंतुलित की आप खुद लिख सकते हैं, या परमाणु संख्या क्या हो, या परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, परमाणु संख्या कैसी हो, भिन्न 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 हो, ठीक है। इस प्रकार से अब इसकी जो डेफिनेशन है वो आप खुद से अपने आप से बना के लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर लिख देते हैं कोई एग्जाम्पल लेते हैं,
H2 प्लस O2 बराबर क्या हो गया, यहाँ पर बन गया H2O। तो यहाँ पर क्या है कि इधर H2 है, इधर O2, इसे संतुलित करना होगा। ये अभी असंतुलित है, इसे संतुलित करना होगा। अब हाँ, आपको बता दूं, इसमें एडिशनल पॉइंट ये है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है, जितने भी असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है, इनमें अभिक्रिया इन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इनके लिए कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। इनके लिए क्या कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखना। अब इसके बाद देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। अगर हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, तो एक 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार होती है? 5 प्रकार। पहली होती है योगात्मक, फिर होती है विस्थापन, पहले होती है योगात्मक, फिर होती है विस्थापन, फिर होती है नहीं, पहले होती है योगात्मक, फिर होती है कौन सी, विस्थापन क्रिया। उसके बाद होती है द्विविस्थापन क्रिया, फिर होती है वियोजन क्रिया। उसके बाद नहीं, पहले योगात्मक, फिर वियोजन, फिर विस्थापन, द्विविस्थापन, उसके बाद होती है रेडॉक्स क्रिया या फिर उपचयन अपचयन क्रिया होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं योगात्मक। आपको योगात्मक से समझ में आता होगा, योगात्मक से, योगात्मक क्या है कि योग होना, जहां पर योग होता होगा, जैसे मतलब योग का मतलब जोड़ना, जहाँ पे दो विकार है वो जुड़ते होंगे, वहां पर होती है योगात्मक अभिक्रिया। इसमें यही डेफिनेशन लिखनी है कि जो रासायनिक बह रासायनिक अभिक्रिया यानी बह अभिक्रिया, इसमें लिखा है वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं। कैसा? अगर एकल उत्पाद बनाते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? वहां पर होती है रासायनिक मतलब योगात्मक अभिक्रिया होती है वहां पर। ठीक है, जैसे दो उत्पाद है या दो विकारक है, दो विकारक दो या दो से अधिक जो अभिकारक है उत्पादक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोग करके और जुड़ करके, तो वहां पर कौन सी होती है अभिक्रिया? वहां पर होती है योगात्मक अभिक्रिया होती है वहां पर। ठीक है, अगर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं, तो यहाँ पर उदाहरण हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम उदाहरण लिखते हैं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर हम लिखते हैं कार्बन प्लस हाइड्रोजन। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए करते हैं यहाँ पे CH4 बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर CH4 बनाते हैं और इसकी क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी बराबर में हमारे दो मतलब बराबर में CH4 लिख देते हैं। यहाँ पे C1 है, कार्बन एक है, कार्बन एक है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 यानी संतुलित होगी। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कितने, दो, यानी इसमें दो या दो से अधिक, तो यहाँ पे देखते हैं एक ये है, एक एक ऑक्सीजन, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन। यहाँ पे दो विकारक है, आपस में अभिक्रिया करके एक अनुत्पाद बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अभिक्रिया का क्या हो गया, उदाहरण हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दूसरी अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन का मतलब होता है कि अलग अलग करना। वियोजन का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना, यानी कि कोई एक चीज है, अगर एक चीज है तो उसको दो भागों में बांट देने का होता है, वियोजन कहलाता है। तो यही इसमें क्या है, अभिक्रिया है। जैसे मान लो कोई कोई अभिक्रिया है, तो उसमें एकल उत्पाद एकल एक अगर एक अभिकारक है उससे दो उत्पाद बनते हैं, तो वहां पर कौन सी वहां पर होती है वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे ध्यान दे रखा है, जब एकल अभिक्रिया जब एकल अभिकारक अपघटित होकर जब एकल अभिकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, क्या करता है? दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो वहाँ कौन सी अभिक्रिया होती है? वहाँ होती है वियोजन अभिक्रिया। वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है? वहाँ होती है वियोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में सबसे सरल उदाहरण की बात करते हैं, तो उदाहरण की बात करते हैं सबसे पहले PCl5 की। PCl5, इसकी हम बात करते हैं PCl5 की। अगर इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है, इसको वियोजित करेंगे, तो इसमें क्या, अभी दो में टूट जाता है, दो मतलब दो उत्पादों में टूट जाता है। अभी एकल है, अभी क्या है, अभी तो सिंगल है, क्या है, अभी है सिंगल, सिंगल है ये। ठीक, अगर इसके अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या ये दो भागों में टूट जाता है, एक टूटता है PCl3 में, एक PCl3 में और Cl2 में। अभी कितने कितने भागों कितने उत्पादों में टूटा है? तीन में टूटा है। पहले था सिंगल, नहीं पहले एकल था। ठीक है, पहले क्या था, पहले था एकल, पहले एकल था। अभी क्या, इसमें दो कारक हो गए, दो उत्पाद हो गए, एक ये और एक ये, PCl3 और Cl2, ये दो दो उत्पाद हो गए। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होगी? यहाँ पे होगी वियोजन अभिक्रिया। अगर ऐसी बात करते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे NaCl है। ठीक है, अगर हम NaCl को अलग अलग करेंगे, तो NaCl क्या होगा? NaCl अभी क्या है, अभी Na और प्लस Cl एक अभिकारक अभी टूटेगा, टूटेगा तो दो में चेंज हो जाता है। किसमें? दो दो विकारक दो उत्पादों में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर Cl2 बन जाएगा और यहाँ पर हम इसे संतुलित कर रहे हैं। अब ये दो दो उत्पाद में टूट गया, तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया? यहाँ पे होगी वियोजन अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो इसके बाद करते हैं आगे अगली अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया से पढ़ने से पहले हम कुछ इसमें देखने वाले हैं। ठीक हो, इसमें क्या होगा, ये है ये एक सक्रिय श्रेणी है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें देखो, इसमें जो ऊपर साइड, इसमें कई ये तत्व दे रखे हैं, इसमें कई सारे तत्व दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन तत्वों की, अगर इन तत्वों ऊपर से नीचे की ओर आएंगे हम, अगर ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे, जैसे जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, अगर हम नीचे की ओर आते हैं, तो इनका जो जो इनकी विद्युतशीलता होती है, यानी ये क्रियाशीलता होती है, यानी क्या होती है, क्रियाशीलता होती है, वो कहते हैं घटती है, वो क्या होती है, घटती है।
वो क्या होती है, घटती है। अगर बात करते हैं नीचे से ऊपर जाने की, अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होती है, तो होती है बढ़ती है इनकी, तो क्या होती है, तो इनकी बढ़ती है, क्रियाशीलता होती है इनकी। ऊपर से नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे तो इनकी क्या होती है, क्रियाशीलता बढ़ती है। ऊपर से अगर नीचे आते हैं तो क्या होती है, तो होती है, तो इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो घटती है। जैसे बात करें यहाँ पे हम बात करते हैं Na की, यानी जो सोडियम है, सोडियम की बात करें, और यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रोजन की। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, यानी इन दोनों में से अगर आता है, इन दोनों में से किसकी क्रियाशीलता अधिक है, तो उसमें किसकी क्रियाशीलता अधिक है, तो उसमें एडिंग, यानी इसकी जो सोडियम है, सोडियम की क्रियाशीलता अधिक होती है, और जो हाइड्रोजन है उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, उसकी क्रियाशीलता कम होती है। ठीक है, तो इसका यही हम देखने वाले हैं। तो आज हम ये देख इसके बाद हम देखते हैं विस्थापन क्रिया, यानी यहाँ पर क्या है, ये क्रियाशीलता पढ़ने के बाद अगर ये आपको पता है, तो इसके बाद में आप ये जो अभिक्रिया है इसके समझ में आएगी आपके लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे हम देखिए, अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्रियाशीलता होती है, धातु की क्रियाशीलता होती है वो बढ़ती है, और ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्रियाशीलता होती है, तो क्रियाशीलता घटती है। ठीक है, अब देखिए इसमें इसमें बात करते हैं विस्थापन क्रिया, ये कौन सा तीसरा प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया का। इसमें क्या है, बह रासायनिक अभिक्रिया। बह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो कम क्रियाशील तत्व के लिए उसके स्थान से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। यानी जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व के लिए उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, वो कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। आपको पता है वो ज्यादा ताकतवर लोग होते हैं वो कम ताकतवर लोगों के लिए हटा देते हैं, और उनका जो सामान होता है वो छीन लेते हैं। फिलहाल अभी इस टाइम में नहीं हो रहा है, परंतु पहले ऐसे होता था। जो ताकतवर लोग होते थे वो कमजोर लोगों के लिए क्या करते थे, डरा धमका कर उनका जो सामान होता था या जमीन जो होती थी वो सब छीन लेते थे। ठीक है, तो हम वही पढ़ने वाले थे। अगर बात करते हैं यहाँ पे जैसे कॉपर सल्फेट की, कॉपर सल्फेट का विलयन जो होता है, यहाँ पे अगर हम इसकी किससे, आयरन के साथ, अगर कॉपर सल्फेट की अगर आयरन के साथ टोकी कराते हैं तो आयरन क्या होता है, ये होता है अधिक्रियाशील, ये क्या होता है, ये होता है अधिक्रियाशील होता है, ये होता है अधिक्रियाशील, अधिक्रियाशील होता है। ठीक है, ये होता है अधिक्रियाशील, ये क्या होता है, ये होता है कम क्रियाशील। जो कॉपर होता है तो ये होता है कम, ये होता है कम क्रियाशील होता है। तो कॉपर जो आयरन होता है इस कॉपर के लिए क्या करता है, विस्थापित कर, इसके स्थान से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बन जाता है FeSO4 प्लस सी, जो ये कॉपर होता है इसे बाहर निकल जाता है। तो यहीं पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कॉपर है, कॉपर कहाँ है, ये कॉपर नीचे दे रखा है। ठीक है, और जो किधर गया, एफी क्या है, एफी ऊपर दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो नीचे होता है, जो नीचे वाला तत्व होता है वो क्या होता है, नीचे वाला तत्व क्या होता है, ये होता है अधिक क्रियाशील। नीचे वाला तत्व, सॉरी, नीचे वाला जो तत्व होता है ये होता है कम क्रियाशील। यहाँ पर ये क्या है, ये कम क्रियाशील है। ठीक है, यहाँ पर ये कम क्रियाशील है, और ये हाइड्रो, यहाँ पर आयरन दे रखा है, ये क्या है, ये अधिक क्रियाशील है। ये क्या है, ये है अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रो जो आयरन होगा, आयरन आयरन कॉपर के लिए क्या कर देगा, ये कॉपर के लिए विस्थापित कर देगा। तो वही इस अभिक्रिया में हुआ है कि कॉपर है, कॉपर के कम क्रियाशील है, और जो आयरन है वो अधिक क्रियाशील है। तो आयरन ने कॉपर के लिए किया, लोहे ने मतलब कॉपर के लिए विस्थापित कर दिया। तो ये जो नीचे की साइड जो उत्पाद, जो नीचे की साइड जो तत्व होते हैं ये सब ऊपर वालों से क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। ठीक है, ये कमजोर होते हैं। तो इसी प्रकार से नहीं, अगर नीचे की ओर आएंगे तो कमजोर कमजोर होते हैं, ऊपर के लिए बढ़ के आएंगे तो क्या, कृषि घट बढ़ती जाती है। नीचे के लिए कृषि घटती है, और ऊपर जाते हैं तो कृषि बढ़ती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं हाइड्रो कॉपर है ये कम क्रियाशील है, और जो जो लोहा है यानी जो आयरन है वो क्या अधिक क्रियाशील है, तो इसके लिए विस्थापित कर देगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं द्विविस्थापन क्रिया। द्विविस्थापन क्रिया में क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक जो एक 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 परमाणु है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से एक परमाणु केवल क्या कर रहा है, कॉपर के लिए विस्थापित कर रहा है। और ये द्विविस्थापन तो यहाँ पे क्या है, दो, द्विविस्थापन में द्विया गया, तो इसका मतलब दो, ठीक है, यहाँ पे दो परमाणु या फिर आयन आपस में एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो वही इसमें दे रखा है वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो। अभिकारक अणु होते हैं उनके मध्य क्या हो, आयनों का आदान प्रदान हो, तो उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, तो एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं BaCl2 प्लस Na2 SO4। यहाँ पर हम देखते हैं Na2SO4, यहाँ पे देखता है बेरियम क्लोराइड है, यहाँ पे क्या है Na2CO Na2SO4 दे रखा है। ठीक है, सोडियम सल्फेट है, और ये क्या है, बेरियम क्लोराइड है। अब जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो ये अपनी जो आयन होंगे, नहीं जो जो अभिकारक होंगे, ये अपने अणुओं का, यानी इधर Ba और उधर
इधर बात करें बी, इधर बात करते हैं ये बी यानी बेरियम, इस साइड बात करें सोडियम। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज हो जाएगा, यानी एक दूसरे को करें विस्थापित कर देंगे। और इधर क्या बनेगा, यहाँ पर आपको देख, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर उत्पाद बनेगा NaCl प्लस BaSO4, BaSO4। यहाँ पे हम संतुलित करते हैं इसके, यहाँ Na कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर भी Na के होगा 2 जाएगा। अब यहाँ पर Cl कितने, 2, आगे Cl 2, नहीं अब ये संतुलित हो गया, रासायनिक परिचय थी ये संतुलित हो गई, ठीक है। तो यही बस होता है। तो यही क्या था, ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ये होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि Na और B जो है, यानी Na है और बेरियम, इन दोनों ने आपस में क्या किया, एक्सचेंज कर लिया, आयनों का आदान प्रदान कर लिया। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी, यहाँ पर होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। इसको बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले अगले एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अगले टाइप की, ये प्रकार है, ये रासायनिक अभिक्रिया ये प्रकार है। ये क्या होता है, ये होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, आपको पता है 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक होती है ऑक्सीकरण और एक होती है अपचयन। एक क्या होती है ऑक्सीकरण, एक होती है अपचयन, यानी एक होती है ऑक्सीडेशन और दूसरी होती है रिडक्शन। अगर ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है जहां पर ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो, सॉरी, जहां पर ऑक्सीजन का योग हो। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होती है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़े, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़े वो कौन सी अभिक्रिया होती है, वो होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं, जहां पर जहां जहां O2 का योग हो, क्या हो, योग हो, योग मतलब जोड़ हो, जोड़ हो, तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, वो कहलाती है, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, वो कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पर कार्बन ले लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ बनता है CO2 बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यहाँ पे क्या ऑक्सीजन का वो योग हुआ है। अगर बात करें यहाँ पे Cu का, Cu प्लस O2 का बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, Cu कॉपर ऑक्साइड बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का योग हुआ है। तो यहाँ पर दोनों तरफ बात करें, उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ठीक है। अगर बात करें हम इसका दूसरे अपचयन अभिक्रिया की, अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें यहाँ यहाँ क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है, ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन निकलती है, क्या होती है, निकलती है, यानी ह्रास होता है, निकलती है। एक बात और आपको बताऊं, जो आपको यहाँ पे अभिक्रिया है ये वाली, ये अभिक्रिया है, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, और जो हाइड्रोजन होता है क्या होता है, हाइड्रोजन, H2 का क्या होता है, H2 का H2 विस्थापित होता है, H2 का क्या होता है, यहाँ पे H2 निकलती है, H2 निकले, यहाँ पर H2 निकले, वो H2 निकले और O2 जुड़े, तो यहाँ पे होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जहाँ पर O2 तो निकलती है, O2 क्या करती है, निकलती है, नहीं बाहर को भागती, विस्थापित होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, H2 का योग होता है, H2 का योग होता है। तो वहाँ कौन सी अभिक्रिया होती है, वहाँ पर होती है अपचयन अभिक्रिया, योग हो, वहाँ क्या हो, वहाँ पर वहाँ कौन सी अभिक्रिया, वहाँ पर होती ऑक्सी अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया होती है, ठीक है। अच्छा, इसे अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं आप, CaSO4, CaS सी CaCO3, CaCO3 की बात करें, अगर इसमें उदाहरण की बात करते हैं, तो यहाँ पर CaCO3 दे रखा है, ठीक है। अगर इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं, जब इसकी अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, तो यहाँ पर बनता है CaCO प्लस Ca CO2, CaO प्लस CO2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन निकली है, यहाँ पे आप देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ से निकली है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, 3 थे, अब यहाँ पे एक ही रह गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ, निकली है। जहाँ पर ऑक्सीजन निकले वहां क्या होता है, वहां होती है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है, वहां होती है अपचयन अभिक्रिया। वहां पर कौन सी अभिक्रिया होती है, वहां पर होती है अपचयन अभिक्रिया होती है, ठीक है। जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ती है वहां पर होती है उपचयन, और जहाँ पर निकलती है ऑक्सीजन वहां होती है अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में, अगले क्या देखा, आगे देखा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जहां पर जिस अभिक्रिया में क्या हो, जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, जिस अभिक्रिया में जिस अभिक्रिया में जिस अभिक्रिया में उपचयन या अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन अपचयन दोनों हो, क्या हो, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, दोनों
अभिक्रिया हो, दोनों रिएक्शन हो, रिएक्शन हो, वह कौन सी अभिक्रिया होती है? वह होती है कौन सी? रेडॉक्स अभिक्रिया। वह कौन सी अभिक्रिया होती है? वह होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। वह रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ठीक है। वह कौन सी होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अभी आपको मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ लिखकर। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं उदाहरण की, यहाँ पर हम बात करते हैं उदाहरण की। तो उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे सी यू ओ प्लस H2, यहाँ पे हम लिखते हैं CO प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं Cu, यहाँ पर H2O, यहाँ पे H2O नहीं, यहाँ पे क्या है? सिर्फ यहाँ पे सिर्फ H2 है, ठीक है। Cu पे H2 के साथ अग्री कराते हैं तो क्या होता है देखो। तो यहाँ पे Cu बचता है केवल, क्योंकि Cu तो विस्थापित होता है, यहाँ से O निकल जाता है। O H2 के साथ अग्री करता है, जब H2 के साथ अग्री करता है तो यहाँ पे H2O बना लेता है, ठीक है। यहाँ पे H2O बना लेता है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि Cu यहाँ पे, अगर Cu के साथ जो ऑक्सीजन था वो तो निकल गया यहाँ से, लेकिन Cu क्या हुआ? Cu यहाँ से निकला है, निकला तो कौन सी अभिक्रिया होगी? तो होगी अपचयन अभिक्रिया। यानी CO जहाँ से ऑक्सीजन निकले, यहाँ से ऑक्सीजन निकले, वो कौन सी अभिक्रिया होती है? वो होती है अपचयन अभिक्रिया। वो कौन सी होती है? वो कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। वो होती है अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे अपचयन हुआ, और यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ क्या ऑक्सीजन क्या हुआ? जुड़ा है। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो जहां पर जुड़ता है, जहां पर ऑक्सीजन जुड़ती है वो क्या होती है? जहां पर ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन योग हो, तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है? वो होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जहां पर ऑक्सीजन का निकले, जहां पर ऑक्सीजन का ह्रास हो, तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है? वो होती है अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी? ये होगी उपचयन अभिक्रिया, उपचयन। तो कौन सी अभिक्रिया होगी? यहाँ पर देखने को दोनों अभिक्रिया मिली है। यहाँ पर जो सी यू ओ के, जो CuO था, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, केवल Cu बचा है। तो कौन सी अभिक्रिया होगी? तो होगी अपचयन अभिक्रिया। अब H था, H2 के साथ में जो योग हुआ है किसका? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का योग हुआ है। जब ऑक्सीजन का योग हुआ है तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? यहाँ पर अभिक्रिया कौन सी बननी है? यहाँ पर बननी है ऑक्सीकरण अभिक्रिया बननी है। और यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया बात बन रही है? यहाँ पर बन रही है अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये क्या थी? ये रेडॉक्स अभिक्रिया थी। और इसके बाद हम देखते हैं आगे। आगे इसमें दे रखा है ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो अगर हम बात करें ऊष्मा क्षेपी, आपको पता हो ऊष्मा का मतलब क्या होता है? हीट होता है। ऊष्मा का मतलब क्या होता है? हीट होता है। जिस अब क्रिया में ऊष्मा निकलती हो, क्या हो? निकलती हो, तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वो कहलाती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यानी जिन अभिक्रियाओं में, बात करते हैं जिन अभिक्रियाओं में जिन अभिक्रियाओं में जिन अभिक्रियाओं में हीट यानी ऊष्मा क्या हो? ऊष्मा निकले। ऊष्मा के क्या होती है? ऊष्मा निकलती है, निकलती है। वे कौन सी अभिक्रिया होती है? वे कौन सी होती है? वो होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। वे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है? ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन होती है। ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन होती है, ठीक है। रिएक्शन होती है। उसमें क्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है? जहां पर ऊष्मा निकलती है वो कहते हैं उसमें क्षेपी अभिक्रिया होती है। और जहां ऊष्मा क्या होती है? जहां पर ऊष्मा अवशोषित होती है। और जहां, ये आप डेफिनेशन खुद से लिख लेना, ठीक है। नहीं, आप अब तो समझ रहे हो, मैं बता रहा हूँ, ये वन शॉट है। यहाँ पे आप कुछ डिटेल से नहीं पढ़ने वाले, डिटेल से नहीं पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा तो डिटेल से रहा हूँ, पर पूरा पूरा लिख के नहीं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप खुद से लिख रहे हैं, जहाँ ऊष्मा क्या होती है? जहाँ ऊष्मा क्या हो? अवशोषण हो। जहाँ ऊष्मा क्या हो? जहाँ ऊष्मा का अवशोषण हो। जहाँ ऊष्मा का अवशोषण हो, अवशोषण हो, वो कौन सी अभिक्रिया होती है? वो होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। वो कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्मा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, सॉरी, वो होती है जहाँ ऊष्मा का अपसरण हो वो होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और जहाँ पर ऊष्मा निकलती है, जैसे हम बात करते हैं शोषण, क्या उदाहरण की बात करें? शोषण। उदाहरण में हम लिख सकते हैं शोषण। यहाँ पर हम बात करते हैं उदाहरण की, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं शोषण। शोषण में क्या होता है? अब हम सांस लेते हैं,
तो थोड़ी सी हीट निकलती है, क्या होती है, हीट निकलती है। अगर हम सांस लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं तो गरम गरम हवा से निकलती है, तो वहां पर क्या श्वसन में उसमें छवि बिक्री होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका क्या है। इसके बाद रखा संक्षारण, क्या है संक्षारण। ये लास्ट के दो टॉपिक है, संक्षारण और विकृतता। संक्षारण का मतलब क्या होता है, तो अगर कोई वस्तु जो है अगर खुले अवस्था में पड़ी हुई है, जैसे कोई कोई भी पदार्थ होता है जो लोहे का होता है, कोई धातु होती है, अगर वो खुले अवस्था में पड़ी है तो उसमें ऑक्सीजन भी लगती है और नमी भी लगती है। तो ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में क्या हम लिखेंगे, O2, O2 और O2 प्लस नमी, इन दोनों की उपस्थिति में, क्या उनकी उपस्थिति में, उपस्थिति में, इन दोनों की उपस्थिति में जो धातु होती है, धातु पे क्या जंग लग जाती है, धातु पर जंग लगना, जंग का लगना, जंग का लगना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है, संक्षारण कहलाता है, संक्षारण कहलाता है, ठीक है। आपको ये बात समझ आई कि अगर O2 ऑक्सीजन, यहाँ पे आपको यहाँ लिखा O2, ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में धातु पर जंग लग जाती है, लगने को संक्षारण कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी क्या है, ये नट बोल्ट रखे हुए हैं, ये सब व्हाइट पैट करके नहीं तो नए हैं, नए बोल्ट है। और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है ब्राउन कलर का, ये क्या इस पे जंग लगी तो ये कैसा हो गया, ब्राउन कलर का हो गया, ठीक है। तो यही क्या होता है, जैसे अगर धातु पे जंग लगती है उसे कहते हैं संक्षारण। आपको पता है जो सोना होता है, सोने पे किस कलर की जंग लगती है, सोने पे हरे सोने नहीं, पीतल पे लगती है, पीतल पे लगती है हरे कलर की, तांबे पे, तांबे पे हरे कलर की लगती है। और चांदी होती है, चांदी पे किस कलर की लगती है, इसमें शायद चित्र होगा चांदी, देखो यहाँ पे दे रखा है। ये चांदी की चम्मच है, चांदी की चम्मच में काली लगती है। और पीतल होती है, जो पीतल होती है, इस पे क्या होती है, इस पे हरे कलर की जंग लगती है, ठीक है। और लोहे पे क्या होती है, लोहे पर ब्राउन कलर की जंग लगी हुई होती है, ठीक। ये होता है क्या संक्षारण। अब इसके बात करें बचाव के, अगर बचाव की बात करते हैं तो बचाव कैसे कर सकते हैं, जो लोहे की वस्तु होती है, जैसे फाटक होते हैं, बड़े बड़े गेट होते हैं, या फिर कोई भी वाहन होता है, तो उस पर हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस पर पेंट करते हैं या फिर ग्रीस लगा देते हैं। तो सबसे अच्छा बात क्या होती है, संक्षारण से बचने के उपाय क्या होते हैं, हम पेंट करते हैं वस्तुओं में, क्या करते हैं, वस्तुओं में पेंट कर देते हैं, यानी पेंट करना, पेंट करना, वस्तुओं पर क्या करना, पेंट करना, ठीक है। या फिर ग्रीस का लगाना, ग्रीस आप जानते हैं, ग्रीस, ग्रीस का, ग्रीस लगाना, क्या करते हैं, आपने देखो जो बड़े बड़े गेट होते हैं, शटर टाइप के होते हैं, ऊपर नीचे करना है, तो उनमें साइड से ग्रीस लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, उनमें जंग नहीं आती और खराब नहीं होते। जो गेट होते हैं वो खराब नहीं होते, उनमें ग्रीस लगा देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें हम लिख सकते हैं पेंट करना है वस्तुओं पे, लोहे की वस्तु होती है या फिर धातु वस्तु होती है, उनमें पेंट कर देते हैं, जिससे क्या नमी उसके अंदर, जो नमी अगर हम उस पे पेंट कर देंगे तो नमी इसको टच नहीं कर पाएगी, जब नमी टच नहीं कर पाएगी तो ऑक्सीजन भी नहीं, ऑक्सीजन नमी टच नहीं कर पाएगी तो उसके बाद इस पे जंग लगने का कोई कारण ही नहीं बनता है। इसी प्रकार से किसी वस्तु को अगर पेंट कर दें तब भी नहीं जंग लगती, और ग्रीस लगाएं तब भी जंग नहीं लगती है। इसके बाद बात करते हैं हम आगे। आगे इसमें दे रखा है विकृत ग्रंथता। विकृत ग्रंथता क्या होता है, हम ये पढ़ने वाले हैं। आपको पता होगा विकृत ग्रंथता क्या होता है, जैसे हम फूड बनाते हैं, जो भोजन होता है, भोजन होता है, अगर ये क्या हो, जितना भी तेल पदार्थ होते हैं, तेल से बने जितने भी तेली खाना होते हैं, तेल के बने खाना होते हैं, क्या, जो तेली खाना होता है, तेल के भोजन, तेल के जितने भी भोजन होते हैं, अगर ये नमी की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन आते हैं, ठीक है, नमी के और ऑक्सीजन के, नमी प्लस O2, अगर इन दोनों की उपस्थिति में आते हैं तो क्या होता है, इनपे जंग लग जाती है। जैसे आपको देख रहे हैं, ये मोमोज कितने अच्छे दिख रहे हैं अभी आपके लिए, अभी अभी जो अच्छे हैं, अभी उस टाइम रखा रहेंगे तो खुले खुले में रखे रहेंगे तो इनपे क्या जंग लग जाती है। इस प्रकार क्या होता है, ये बेकार नहीं सड़ने लगते हैं, तो इससे बदबू आने लगती है। तो इसमें हम लिखेंगे कि विकृतनता बाह्य क्रिया होती है, यानी जहां पर जो जितने तेली पदार्थ होते हैं, तेली पदार्थों का नमी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेफिनेशन, तेली पदार्थ होगा, तेल से बने भोजन, तेल से बने भोजन, तेल से बने भोजन, O2 का नमी की उपस्थिति में क्या होता है, तेल से बने भोजन में, तेल से बने भोजन में O2 व नमी की उपस्थिति में गंध आने लगती है। कैसी गंध, दुर्गंध आने लगती है, यानी कैसे दुर्गंध आने लगती है, दुर्गंध,
दुर्गंध आने लगती है, आने लगती आने लगी है, जिससे क्या होता है, ये भोजन जितने होते हैं खराब हो जाते हैं। क्या होता है, भोजन जो होता है वो क्या होता है, खराब हो जाता है, भोजन खराब हो जाता है, यानी खाने योग्य नहीं बचता है, भोजन खाने योग्य नहीं बचता तो खराब हो जाता है, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, ये कहलाता है खराब हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। भोजन क्या होता है, खराब हो जाता है, जैसे खाने योग्य रहता नहीं है, जो खराब हो जाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विकृत गंता, इसे कहते हैं विकृत गंता, ठीक है। और इसके बचाव की बात करें, इसके बचाव में जैसे क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं बचा है बस। हम्म, नहीं, विकृत गंता खत्म। धन्यवाद, इतना ही चैप्टर था आपको। अगर आप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपके डेली डेली वन शॉट मिलेंगे, बस इतना ही था, चैप्टर था विक्रय ग्रंथ का, ये चैप्टर था, ये हो विक्रय ग्रंथ के बाद में चैप्टर से ज्यादा कुछ है नहीं, और इसमें भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन थे वो भी इस चैप्टर में रहे नहीं। बस इतना ही चैप्टर था। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, वन शॉट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी टाइम हो चुका है बहुत ज्यादा, 1 बज गया है, देखो यहाँ पे 1 बजने वाला है लगा, तो क्या नींद भी आ रही है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। 1 मिनट रुको, आपको दिखाऊं, देखो इस चैनल पे पता है आपको, इस चैनल पे जो मेरा भाई है वो आपके लिए यहाँ क्या पढ़ा रहा है, वो आपके इस चैनल पे पढ़ा रहा है क्या, मैथ। यहाँ पर आपके लिए मैथ ही पढ़ने को मिल रही होगी। किधर गया, किधर गया, किधर गया है, इस चैनल पे आपके लिए मैथ भी पढ़ने को मिल रही है। अगर आप विज्ञान साइंस और मैथ दोनों पढ़ सकते हैं, आप यहाँ पे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और आपके एग्जाम आने वाले हैं तो अच्छे से तैयारी कर लें। मेरा भाई पढ़ा रहा है इस चैनल पे, ये मैथ पढ़ाता है, मैं साइंस पढ़ाता हूँ, हम दोनों लोग मिलकर पढ़ाते हैं। इसने थोड़ी देर पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो यहाँ पे 12:32 हो चुका है। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो, तो के लिए धन्यवाद। नहीं ऐसे है। जय हिंद।